Good afternoon once again, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we are going to discuss about the writing session, as we have been most of the times discussing about various modules like reading and listening most of the times these days, because reading and listening have been little haywire for the students, but writing is also a very important module. It is the easiest one. Writing and speaking, these are the two easiest modules of OET. Reading and listening are also easiest. Like yesterday we covered a lot of things. We did elimination method. We talked about the word immediately. तो जिन्होंने भी कल की क्लास लगाई थी, they must be learning how to eliminate words. So elimination is a very good method for reading and listening. But anyhow, we are talking about writing today. Please subscribe this channel if you have not, by the name of Dr. BKM OET Institutes. And if you want the best OET coaching, our number is right there, 76967342256. And now I'm just going to cover the fundamentals of writing. Writing otherwise is a very easy thing when it comes to OET. Why it is the easiest thing? Because it is very situational. Situational is the perfect word I can say. Situational is a perfect word. जैसे आप सुबह सुबह तैयार होके एज अ नर्स अपने काम पे जाते हो, देर यू मीट अ पेशेंट. आप पहले सोच के थोड़ी जाते हो आज मेरे पास हेडेक का पेशेंट आएगा. आप ये पहले सोच के थोड़ी जाते हो कि आज हेडेक का पेशेंट आएगा, फिर मैं उसको कोशिश करूंगी उसकी डायग्नोसिस की. फिर डायग्नोसिस होएगी नहीं तो मैं कहूंगी कि आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. तो फिर मैं न्यूरोलॉजिस्ट को लेटर लिखूंगी कि यू अटेंड द पेशेंट. हम ऐसा सोच के नहीं जा सकते. ऐसी तो ओईटी है. हम ऐसा नहीं सोच के जा सकते कि राइटिंग कैसा आएगा आज एग्जाम में, क्या होगा. हाँ, हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि आज विजिट लेटर आएगा, आज डिस्चार्ज प्लान वाला लेटर आएगा. सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और रेफरल लेटर आएगा. ऐसे कंफ्यूज करते हैं हम अपने माइंड को. अगर आप अपने माइंड को इस चीज से बाहर निकाल लो कि मेरा डिस्चार्ज लेटर है, मेरा विजिट लेटर है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा. मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा. यानी आप सिचुएशन को समझो. सपोज आपको एक लेटर आया है जिसमें पेशेंट इज गेटिंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. नहीं, आज हमारा विजिट लेटर था, तो आई विल स्टार्ट विद द विजिट लेटर. आपने विजिट लेटर के टाइम कहा है कि हम राइटिंग डिस्कस करना चाहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द विजिट लेटर. आप प्लीज समझो, विजिट्स हैं. विजिट लेटर का मतलब ही क्या है? विजिट लेटर का मतलब यही है कि पेशेंट ने हमें 3 बार विजिट किया, या मान लो 10 बार विजिट किया. हाउ डज इट मैटर? चाहे उसने 3 बार विजिट किया, चाहे 10 बार विजिट किया, चाहे 14 टाइम्स विजिट किया, चाहे 18 टाइम्स विजिट किया, कि जितनी मर्जी विजिट्स दी हो, आपको लेटर जितना मर्जी बढ़ा दिया हो, आपको ये सिंपल बेसिक फॉलो करना है विजिट लेटर में. क्योंकि आपको ये समझना है जो भी आज की विजिट है, टुडे विजिट. टुडे विजिट का मतलब क्या होगा? करंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट. प्लीज इस वीडियो को बार बार सुनना, बार बार सुनना. अगर कहीं पे समझ नहीं आती है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपके लिए राइटिंग बहुत आसान हो जाएगी. राइटिंग विल बिकम द इजीएस्ट मॉड्यूल. करंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ये कैसे पता लगेगा? टुडे विजिट में. यानी टुडे विजिट में आपको करंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट मिलेगी. अगर आपको पेशेंट को अब रेफर करना है, यानी आपको रेफरल लेटर आया है कि आपको रेफरल लेटर भेजना है किसी स्पेशलिस्ट को. अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है. टुडे विजिट में अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो ऑब्वियसली आपको जो लेटर आएगा स्पेशलिस्ट में, मतलब ऑब्स्टेटिशियन या फिर गायनी को आएगा. इन्हीं को तो लिखोगे. अगर पेशेंट को आई की प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली लेटर आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को लिखना होगा. अगर पेशेंट को परसिस्टेंट हेडेक है, तो ऑब्वियसली आपको न्यूरोलॉजिस्ट को लिखना होगा. हो सकता है रेडियोलॉजिस्ट को लिखना हो, ये पता करने के लिए आपको सीटी स्कैन एमआरआई के लिए भेजना हो, पेशेंट को. तो मींस आखिर में जितना मर्जी बड़ा विजिट लेटर आ जाए, टुडे विजिट इज द मेन विजिट. टुडे विजिट ही वो विजिट है जो फर्स्ट पैराग्राफ को भी कवर करती है, यानी पर्पस को भी कवर करती है. क्योंकि जो भी आज की पेशेंट की करंट कंडीशन है, वही तो पर्पस है. इसीलिए तो हम उसको बड़े डॉक्टर के पास भेज रहे हैं कि डॉक्टर साहब, द पेशेंट इज नॉट गेटिंग बेटर. So that is why I am sending you the patient. Why I am sending you? Because the current condition of the patient is not really good. So जो टुडे विजिट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट. अगर आपने टुडे विजिट भी सही लिखी, तो ये काफी चांसेस है आप ओईटी के पेपर को पास कर लोगे. सो उसको लिखने का तरीका क्या है? उसका लिखने का बड़ा आसान तरीका है. देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. सो जो भी आज की विजिट की डायग्नोसिस दी है, सो दिस लेटर, सिंपल, मतलब जितना मर्जी बड़ा लेटर हो, विजिट लेटर, और सबसे इंपॉर्टेंट टुडे विजिट है. दिस लेटर इज बीइंग रिटन. हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करना है और इन चीजों को ढूंढना है. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स. जिनका आज फर्स्ट डे भी है, प्लीज ध्यान से सिर्फ इसी वीडियो को सुन लेना, आपकी राइटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद. जो टेंस आप यूज करते हो इसमें, इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस.
प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कि डायग्नोज किया गया है हमारे द्वारा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यहाँ पे पैसिव वॉइस का मतलब हमारे द्वारा डायग्नोज किया गया है। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, सॉरी रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, कि मैं मिस्टर एक्स के बारे में लेटर लिख रहा हूँ जिसको हमारे द्वारा डायग्नोज किया गया है विद जो भी आज की करंट कंडीशन है। आप कहोगे सर डायग्नोसिस तो दी हुई थी पर वहां पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है डायग्नोसिस पक्का नहीं है, यानी कि पेशेंट डायग्नोज नहीं है, सस्पेक्टेड है, तो आपको वहां पे चेंज करना पड़ेगा वर्ड। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस वहां पे वर्ड लिखना पड़ेगा सस्पेक्टेड विद। सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु हैज बीन सस्पेक्टेड विद, ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे नहीं आ सकते। तो या तो पेशेंट सस्पेक्टेड होगा या डायग्नोज्ड होगा। अगर आपको वहां पे डायग्नोज वर्ड भी नहीं दिया, सस्पेक्टेड भी नहीं दिया, आपको वर्ड दिया असेसमेंट, तो आप भी स्मार्ट प्ले करो, असेसमेंट का वर्ब बना दो हु हैज बीन असेस्ड विद। जो भी आज की बीमारी है, जो भी आज की, अगर मान लो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का लेटर है, अगर फाइनल डायग्नोसिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, सो हु हैज बीन असेस्ड विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर कोई और बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो आप लिखो हु हैज बीन असेस्ड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, हु हैज बीन असेस्ड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वैसे इसका एम को आप बड़ा भी लिख सकते हो छोटा भी लिख सकते हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो हु हैज बीन असेस्ड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वैसे डिजीज का नाम है तो आई एनकरेज कि बड़ा ही लिखो, हु हैज बीन असेस्ड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे होगा, करंट साइंस एंड सिम्टम्स, आज के जो साइंस और सिम्टम्स हैं सर, उसके बेस पे इस पेशेंट को, मतलब जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, ये लाइन हमेशा कवर कर देगी पर्पस। सो ये बता देगी कि दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु हैज बीन असेस्ड विद मल्टीपल, अगर ये यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जगह एक्टोपिक प्रेगनेंसीज है तो वो मिस्टर एक्स की जगह ऑब्वियसली मिसेज वाई हो जाएगा, अगर प्रेगनेंसी का केस है तो एक्स तो मतलब मेल तो हो नहीं सकता। हु हैज बीन जो भी पेशेंट का सेकंड नेम होगा, रिगार्डिंग हु हैज बीन सस्पेक्टेड विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर डायग्नोज्ड है तो डायग्नोज्ड विद। सो ये आपको इतना सा काम करना है, तो ये आपका पर्पस है, यही तो मेन प्रॉब्लम है, बस मेन प्रॉब्लम बतानी है फर्स्ट पैराग्राफ में ये। अगर आप इसमें ऑन द बेसिस ऑफ करंट साइंस एंड सिम्टम्स लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, आपने मेन प्रॉब्लम बता दी है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो ये लेटर ऑब्वियसली किसी सीनियर डॉक्टर के पास जाएगा या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा। सो दिस लेटर इज बिंग सो देयरफॉर, ये आपने बता दिया ये प्रॉब्लम है, इसलिए इसीलिए इस प्रॉब्लम के लिए, देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड, अगर मिस्टर एक्स है तो मैं यहाँ पे वापस मिस्टर एक्स कर देता हूँ, अगर मिसिस वाई है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे शी कर दोगे, देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड। रेफर्ड के स्पेलिंग हमेशा ठीक लिखो, एक एफ दो आर, ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज के स्पेलिंग भी हमेशा ठीक लिखो, TISC, तो ये छोटी छोटी गलती आप करते हो। सो देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज ऑन अर्जेंट बेसिस, बस खत्म। अब मान लो बहुत सारा डाटा दिया हुआ है लास्ट विजिट में, बहुत सारा डाटा, और पेशेंट को एक्यूट मैनिक एपिसोड है, सब कुछ दे रखा है कि पेशेंट जीपी के सामने नेक्ड हो गया, पेशेंट ने जीपी को हिट करने की कोशिश की, पेशेंट ने मतलब कुछ और किया, जो भी एक्यूट मैनिक एपिसोड का मतलब है कि उसे मेंटल प्रॉब्लम है और एक्यूट मैनिक एपिसोड आया है उसे। तो बस वहां पे करना क्या है, हु हैज बीन असेस्ड विद एक्यूट मैनिक एपिसोड, उसको पूरा लिखना है, एक्यूट मैंने ऑन द बेसिस ऑफ करंट देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज ओनर, तब भी सेम रहेगा। ये लेटर आप साइकेट्रिस्ट को लिखोगे, एक्यूट मैनिक एपिसोड। तो मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ पर्पस आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, जैसे आप एक्सप्लेनेशन दोगे यहाँ पे ग्रामर हिल जाएगी और आपको दिक्कत होगी। तो बस इतनी सी ग्रामर है, हु हैज बीन असेस्ड विद, यानी कि हमारे द्वारा आज उसको असेस किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, बस। उसके बाद लेटर को आप सेकंड पैराग्राफ हमेशा सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री लिखोगे। फिर आप लिखोगे मिस्टर एक्स इज अ नोन केस ऑफ, जो भी आप बीमारी लिखना चाहते हो, मिस्टर एक्स इज अ नोन केस ऑफ दिस। अगर उसके लिए मेडिकेशन लिख रहा है तो बढ़िया से कनेक्टर लगाओगे, फॉर विच, फॉर विच ही इज टेकिंग, फॉर विच ही, दोनों तरफ कोमा, अच्छे से देख लो, फॉर विच ही इज टेकिंग दिस मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन का नाम दिया होगा। इसके अलावा भी कोई बीमारी है अलोंग विद दिस, बिल्कुल सिंपल, अलोंग विद दिस ही इज सिंपल, ही, कोई और बीमारी भी है, ही इज ऑल्सो हैविंग
जो भी है दिस, सो ही इज ऑन, जो भी मेडिकेशन का नाम है, ही इज ऑन पैरासीटामोल, जो भी मेडिकेशन का नाम है, या ही इज हैविंग हाइपरटेंशन, सो फॉर विच ही इज ऑन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। वहां पे दिया होगा, ये तो आपको करना ही नहीं, आपको तो ग्रामर सीखनी है ओईटी में, डाटा तो आपको दिया ही होगा। फिर जैसे ही आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूरी होती है, ये भी डिपेंड करता है कि मेडिकल हिस्ट्री पहले लिखनी है सोशल हिस्ट्री, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेटर का पर्पस समझो, अगर इस केस में लेटर मेन एक्यूट मैनिक एपिसोड का है या गायनी का है, तो गायनी वाले लोगों को ज्यादा, सॉरी, गायनी वाले लोगों को ज्यादा मेडिकेशन से मतलब होता है। लेकिन अगर मैनिक एपिसोड है तो सोशल हिस्ट्री का ज्यादा मतलब होता है कि मिस्टर एक्स लिव्स अलोन, अगर उसको सोशल हिस्ट्री से मतलब है। तो मतलब ये कोई जरूरी नहीं आप ऊपर नीचे किसको लिखो, पर पहले वो पॉइंट लिखो। अगर साइकेट्रिस्ट को लिख रहे हो तो ऑब्वियसली सोशल हिस्ट्री को पहले लिख दो, मेडिकल हिस्ट्री को बाद में लिख दो। अगर उल्टा भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जैसे ही आपकी एक हिस्ट्री खत्म होती है, दूसरी लिखते हैं, तो बिल्कुल सिंपल, हिज सोशल हिस्ट्री रिवील्स। तो टॉपिक जब चेंज करना है, मेडिकल हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री पे आना है, हिज सोशल हिस्ट्री रिवील्स दैट ही लिव्स अलोन। जो भी आपको डाटा लिखना है, जो भी आपको, ही लिव्स में एस लगाना बहुत जरूरी है, ही लिव्स अलोन, जो भी डाटा आपको चूज करना है। सो डाटा चूज करना सीखना है। डाटा चूज करना तो आपको आता ही है यार, आप सभी नर्सिस हो, आप सभी नर्सिस हो, आपको पता है कि क्या डाटा यूज करना है। अगर आप ओईटी को 1 मिनट के लिए भूल जाओगे ना, आप में से कोई भी गलत डाटा नहीं चूज करेगा। आप कभी गायनी वाले डॉक्टर को बताओगे कि ये पेशेंट अकेली रहती है? गायनी वाले डॉक्टर को क्या करना है, वो अकेली रहती है, कुछ नहीं करना। अगर आप साइकेट्रिस्ट को ये बताओगे, साइकेट्रिस्ट एक ऐसी चीज है जिसको सब कुछ बताना पड़ेगा। वो अकेला रहता है, उसके 4 भाई हैं पर उससे मिलते नहीं है, वो अकेला घर में रहता है, उसका घर बहुत बड़ा है, वो डिप्रेशन का केस है। साइकेट्रिस्ट एक ऐसा यूनिट है जिसको सब कुछ बताना पड़ता है। लेकिन अगर आपको मेडिसिन के डॉक्टर को दवाइयां देनी है, या फिजियोथेरेपिस्ट वाले को एम्बुलेशन के बारे में बताना है, तो आप क्यों बताओगे वो अकेला रहता है? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डाटा सिलेक्शन आप कभी कभी वैसे ही गलत कर देते हो, पर अगर आप ओईटी के पैटर्न से बाहर निकल के अपने नर्सिंग कोर को पकड़ोगे तो आप गलत नहीं करोगे, ये एश्योरेंस है। आई होप यू आर ऑल गेटिंग माई पॉइंट। सो सोशल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस, मतलब जितना मर्जी मुश्किल लेटर आए, चाहे 20 विजिट दिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फर्स्ट है, उसको सिंपल लिखो। जितना मर्जी मुश्किल लेटर हो, आपको इतना ही सिंपल लिख के आना है। फिर ये हो गया आपका सेकंड थर्ड पैराग्राफ। अब यहाँ पे शुरू कर दो ऑन फर्स्ट विजिट। अब इसमें से भी ना, अगर मान लो 18 विजिट दिए हैं, तो वो जान के आपको तंग करने के लिए दिए हैं, उनको आप जितनी मर्जी विजिट को इकट्ठा इकट्ठा कर दो। ऑन फर्स्ट 3 विजिट्स, ऑन फर्स्ट 5 विजिट्स, या आपकी मर्जी है। तो आप मेन मेन वर्ड्स को पकड़ो, जो जो आपको मेन वर्ड्स लगे। ऑन फर्स्ट 5 विजिट द पेशेंट वॉज मेजरली हैविंग, मतलब ऑन फर्स्ट 5 विजिट, या इन फर्स्ट 5 विजिट्स, पहली 5 विजिट में द पेशेंट वाज मेजरली हैविंग, जो भी था उसको हेडेक, मतलब सबको इकट्ठा करके निचोड़ निकालो। हेडेक था, हेडेक ऑन द राइट साइड, जो भी, मतलब जो भी दे रखा है। अगर प्रेगनेंसी का केस है तो पेशेंट वाज मेजरली हैविंग पेन इन हर, जो भी पेन, ठीक है। सो मतलब जो भी सिम्टम है उसको इकट्ठा, डरो मत। ओईटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सब कुछ नहीं लिख सकते, डरना नहीं है, बस छोटा करना है। हु वाज, और सिंपल ग्रामर। अब ये पास्ट में चलेगा, हु वाज मेजरली हैविंग। अब देखो यहाँ पे हैज बीन डायग्नोज्ड, यहाँ पे तो सिंपल टेंस है, इज अ नोन केस फॉर विच ही इज टेकिंग, ही इज ऑल्सो हैविंग, ही इज ऑन मेडिकेशन, हिज सोशल हिस्ट्री रिवील्स दैट। ये तो आप सभी कर ही लोगे, आप सबको प्रॉब्लम नहीं होगी। इन फर्स्ट 5 विजिट द पेशेंट वॉज मेजरली हैविंग पेन। इसके साथ साथ अगर कुछ भी था, इसके साथ साथ अगर कुछ भी था, along with that he also complained of वर्ड के भी तो यूज कर सकते हो। ही ऑल्सो, पेशेंट अपने आप कंप्लेंट करता है, तो इनको एक्टिव रखना है। एक्टिव का मतलब सेकंड फॉर्म, बस ये याद रख लो, जो भी पेशेंट अपने आप करेगा। ही ऑल्सो कंप्लेंड ऑफ दिस थिंग, ही ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दिस थिंग, बस यहाँ पे वॉज नहीं लगाना। गलती से भी कंप्लेंट वर्ड और सफर्ड के साथ वॉज नहीं लगाना, इसमें आप सारे सिम्टम कवर कर सकते हो। फिर जब भी पेशेंट विजिट के लिए आपके पास आया होगा, उसके बाद आपने एग्जामिनेशन की होगी, तो इसके बाद हमेशा लाइन बनेगी ऑन एग्जामिनेशन। ये पैसिव अब आपके द्वारा पाया गया, ये पैसिव वॉइस, तो इसमें लगेगा वॉज, ही वाज फाउंड विद। तो एक्टिव और पैसिव में बस यही फर्क होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे वॉज लग जाता है, और ये सेकंड की जगह थर्ड फॉर्म होती है। सो ही वाज फाउंड विद, जो भी आपके साइंस होंगे। सो जब भी सिम्टम्स पूरे हो गए, साइंस पूरे हो गए, तो आप कहोगे देयरफॉर
ही वाज डायग्नोज्ड विद। अब आपको प्रॉब्लम आएगी, सर ये देयरफॉर बार बार आ रहा है, तो ऐसे इसको हटा के लिख दो एट दैट टाइम। एट दैट टाइम का मतलब जब वो पहली 5 विजिट्स में आया, तब तो हमें लगा एट दैट टाइम ही वाज डायग्नोज्ड विद या ही वाज सस्पेक्टेड विद। जब भी विजिट लेटर होगा तो ज्यादा केसेस सस्पेक्टेड के होंगे, क्योंकि अगर डायग्नोसिस हो जाता तो पेशेंट ठीक ही हो जाता, उसे इतनी विजिट करनी नहीं पड़ती। पर एट दैट टाइम ही वाज सस्पेक्टेड विद दिस, सो जो भी मेडिकेशन वाज गिवन वही पैसिव वॉइस चलेगा। मतलब कहने का मतलब है सिर्फ सिम्टम्स के टाइम वॉज नहीं आएगा, बाकी हर जगह वॉज थर्ड फॉर्म, वॉज ये सब कुछ हमारे द्वारा, वॉज सस्पेक्टेड विद, सो मेडिकेशन वॉज गिवन बाय अस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये है। अब मान लो बाकी विजिट, सो ऑन सब्जीक्वेंट विजिट्स, अब चाहे जितनी मर्जी हो इसमें सारी विजिट्स कवर हो जाएंगी। तो जान के डाटा आपको बढ़ा दिया है, पर आपके पास सिर्फ 200 वर्ड्स है। अगर हम सिर्फ इतना सा भी लिख रहे हैं तो वर्ड देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और अगर मैं ये चलो मतलब 15 वर्ड्स ऑन एन एवरेज है, क्योंकि वैसे 18 में ये 3 वर्ड्स आ गए, 15 मानूं तो ऑलमोस्ट 40 वर्ड्स का ये, 1 2 3, क्योंकि ये पूरा जाता तो ऑलमोस्ट 45 50 वर्ड्स का ये भी ऑलमोस्ट 50 का। देखो आपके पास होता ही नहीं कुछ लिखना, 50 50 50, तो 150 तो हो गई। मतलब अब आपके पास सिर्फ एक ही पैराग्राफ 50 का बचा है। तो प्लीज समझो, ओईटी का लेटर कभी बड़ा नहीं लिख सकते, तो डरना नहीं है। डाटा को ब्रीफ करना है, कंसाइज करना है, छोटा करना है। सो प्लीज ऑन सब्सिक्वेंट विजिट द मेन बात ये होगी, ऐसे केस में पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी। ऑन सब्सिक्वेंट विजिट इट वाज फाउंड, हमारे द्वारा पाया गया, इट वाज फाउंड दैट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडीशन। पक्का यही हो रहा होगा, पेशेंट ठीक हो ही नहीं रहा होगा इन हिज कंडीशन, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडीशन, हेंस ही वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो सम इन्वेस्टिगेशंस। तो हमने कहा भाई कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा लो, जब हम दवाइयां आपको दे रहे हैं। ऐसी ओईटी हमेशा ही ऐसे होगा, रियल पेशेंट हमेशा ही ऐसे होगा कि भाई अगर आप ठीक ठीक नहीं हो रहे तो इन्वेस्टिगेशंस करवा लो। तो ही वाज एडवाइज्ड हमारे द्वारा किया गया, हाँ ये पाया गया, इट वाज फाउंड। यहाँ पे ही वाज फाउंड या इट वाज फाउंड दैट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, हेंस ही वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो सम इन्वेस्टिगेशंस। आपने ये सब कुछ लिखा, ही वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो सम इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा इन्वेस्टिगेशंस के बाद? सो मतलब इन्वेस्टिगेट टुडे, फिर आपकी ऑब्वियसली आज की टुडे ही हैज प्रेजेंटेड, अब ये एक्टिव में प्रेजेंट आ गया। तो बस प्लीज अगेन मैं आपको सब कुछ ब्रीफ कर रहा हूँ, अच्छे से सुनना इस वीडियो को बार बार। अब यहाँ पे एक्टिव जब यूज किया था सेकंड फॉर्म होता है, और टुडे में जब एक्टिव यूज होता है बस हैज लग जाता है। टुडे ही हैज प्रेजेंटेड विद दिस ऑन एग्जामिनेशन। अब बाकी सेम टेंस, हमारे द्वारा पाया गया है, हमारे द्वारा पाया गया है तो यही वाला टेंस, ऑन एग्जामिनेशन ही हैज बीन फाउंड विद, देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड। तो मेन बीमारी जो होगी, ही हैज बीन फाउंड विद दिस सिम्टम्स, देयरफॉर। अब सेम ऊपर वाली लाइन, ही इज सस्पेक्टेड विद, जो भी यहाँ पे होगा हु हैज बीन। अब इसको चेंज कर सकते हो आप लाइन को, क्योंकि बार बार आपको भी लगेगा एक ही लाइन है जो रिपीट होगी, ये वाली हैज बीन असेस्ड विद। तो इस लाइन को चेंज करने का तरीका ये है, अगर आप ऐसे लिखोगे ही हैज बीन असेस्ड विद, तो पूरी ऊपर वाली लाइन है, पूरी ऊपर वाली लाइन है। तो इस लाइन को अगर चेंज करना है तो बस इसको ऐसे चेंज कर दो, देयरफॉर असेसमेंट ऑफ एएमई हैज बीन मेड। इसका मतलब क्या है कि असेसमेंट ऑफ एक्यूट मैनिक एपिसोड हैज बीन मेड बाय अस, तो लेकिन टेंस सेम ही है, हैज बीन मेड। अब बस लास्ट लाइन, फॉर विच योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इस वीडियो को सुनने में, सिर्फ 2 बार सुननी पड़ेगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो उसको बार बार सुनो, आपको समझ आएगा, पक्का आएगा। अब मैं आपको टेंसेज एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। मेन प्रॉब्लम आपको जो अगर कंफ्यूजन है भी तो सिर्फ टेंसेज में होगी, वो मैं आपके लिए दूर कर देता हूँ। ओईटी में दो ही इंपॉर्टेंट टेंस है, जब पास्ट विजिट होती है तो सेकंड फॉर्म, और जब पैसिव वॉइस होता है तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। ही ऑल्सो कंप्लेन्ड ऑफ सेकंड फॉर्म एक्टिव में, अपने आप किया। ही ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम, अपने आप किया। हमारे द्वारा जो भी किया गया, ही वॉज फाउंड विद, ही वॉज सस्पेक्टेड विद मेडिकेशन। और जैसे ये टुडे की विजिट आती है यानी प्रेजेंट में आती है, तो इसका बस चेंज क्या होता है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, और पैसिव में हैज बीन थर्ड फॉर्म।
बस ये दो चीजें आपको ग्रामर में याद रखनी है। तो टुडे ही हैज, अगर ये पास्ट में होता तो हम लिखते ही प्रेजेंटेड, सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर ये टुडे में है तो हमने लिख दिया हैज प्रेजेंटेड, बस टुडे में हैज लग जाता है और सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म बन जाती है। वो तो प्रेजेंट प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड, फाइंड फाउंड फाउंड, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। और जो पैसिव होता है वॉज थर्ड फॉर्म, उसका हैज बीन बन जाता है। सो तभी हमने ऊपर लिखा था ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फाउंड विद, यहाँ पे लिख दिया ऑन एग्जामिनेशन ही हैज बीन फाउंड विद। वहां पे लिखा था ही वाज सस्पेक्टेड विद, यहाँ पे लिखा है असेसमेंट ओ एम हैज बीन मेड, तो वॉज थर्ड फॉर्म का हैज बीन कर दिया है। तो ये चेंज करना होता है, बस ये आपकी ओईटी की ग्रामर है। सो दिस इज, और ये पूरा लेटर पूरा हो जाता है। हमेशा इसी पैटर्न पे चलता है विजिट लेटर, और सबसे आसान लेटर होता है, और डॉक्टर्स को तो हमेशा यही आता है। और नर्सेज के लिए विजिट लेटर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। सो इतना सा होता है विजिट लेटर। सो प्लीज इस लेटर को अच्छे से पढ़िएगा। अब इसमें मान लो दो विजिट हैं तो लिख दो ऑन फर्स्ट टू विजिट। अगर आपको अलग अलग विजिट लिखनी है तो लिख दो ऑन फर्स्ट विजिट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऑन फर्स्ट विजिट। अगर आपको ये बताना है कौन से दिन थी ऑन फर्स्ट विजिट, ब्रैकेट में लिख दो 9th October 2011। The on first visit 9th October 2011 the patient was majorly having, बस। नहीं तो ऐसे भी चल सकता है ऑन फर्स्ट विजिट द पेशेंट was majorly having this, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। ऑन एग्जामिनेशन ही was found with this at that time। सो प्लीज ज्यादा करने की बजाय ये करो। अब देखो, अब वैसे करते हैं, वैसे जनरली सेइंग इट्स सो सिंपल। मतलब आई एम नॉट टेकिंग यू एनीवेयर एल्स, बट आई एम जस्ट गोना मेक इट लिटिल सिंपल फॉर यू। सो अगर हम आज का लेटर देखें या एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला लेटर देखें, सो आई एम जस्ट गोना गो टू दिस कैथी जोन्स लेटर, बिकॉज मुझे अभी याद नहीं आज का लेटर। सो आई एम जस्ट गोना फाइंड द लेटर ऑफ टुडे एज वेल। एक मिनट, एक सेकंड देना प्लीज, रियली सॉरी। या सो टुडे का लेटर था आपका कंडीशन नॉट रिलीव्ड, साइंस इंडिकेट नर्व रूट इंप्रेशन एंड डिस्क प्रोलैप्स, और पेशेंट का नेम है स्टैनली विलियम्स। सो मैं आपको आज का लेटर दिखाता हूँ। स्टैनली विलियम्स, तो ये आपका आज का लेटर था। बिल्कुल देखना, आप जैसे मैंने पैटर्न का है मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। तो आज की विजिट में मेन असेसमेंट है कंडीशन इज नॉट रिलीव्ड बाय मेडिकेशन, साइंस इंडिकेट नर्व रूट कंप्रेशन एंड डिस्क प्रोलैप्स। तो उसको क्या है, नर्व रूट कंप्रेशन और साइंस इंडिकेट कर रहे हैं। सो अब मैं बिल्कुल सेम चीज को, दिस लेटर इज being written who has been assessed with nerve root compression and disc prolapse on the basis of current signs and symptoms। अगर बाय चांस आपको लिखना था विच इज नॉट रिलीव्ड बाय मेडिकेशन, फिर लाइन लंबी हो गया तो ये मत लिखो कि हैज बीन फाउंड विद नर्व रूट कंप्रेशन एंड डिस्क प्रोलैप्स विच इज नॉट रिलीव्ड बाय मेडिकेशन। तो मैंने बता दिया सर इसको ऐसा नर्व रूट कंप्रेशन हुआ है जो मेडिकेशन से रिलीव नहीं हो रहा है, यही दिया हुआ है। नर्व रूट कंप्रेशन विच इज नॉट रिलीव्ड बाय मेडिकेशन, एम्बुलेंस से भेज रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को लेटर लिख रहे हैं। तो बिल्कुल यही, दिस लेटर इज हु हैज बीन असेस्ड विद नर्व व्हिच इज नॉट रिलीव्ड बाय मेडिकेशन, देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर। बाकी सब कुछ से। अब सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री इस लेटर की। सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री हमें दी हुई है। स्टैनली विलियम बिल्डर है, रेगुलर पेशेंट है, 350, प्रेजेंट्स ओकेजनली विद लोअर बैक, नॉर्मली आता है लोअर बैक पेन के साथ जो एंटी इन्फ्लामेटरी से क्लियर हो जाता है। और इसके साथ साथ उसका स्पाइनल एक्सरे करवाया था 1 ईयर अगो, जिसमें पता लगा कि L4 और L5 में नैरोइंग है और ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब देखो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इज अ नॉन केस ऑफ, या फिर मिस्टर एक्स इज, या विजिट्स, बिल्कुल सिंपल, विजिट्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर हिज लोअर बैक पेन विच इज, जो हमेशा ठीक हो जाता है, विच इज नॉर्मली रिलीव्ड बाय मेडिकेशन। तो अब देखो कितनी अच्छी बात है कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपने लिखा कि एक ऐसी कंडीशन होगी जो मेडिकेशन से नहीं ठीक हो रही, क्योंकि नॉर्मली भी हमारे पास आता था। अब देखो ये रिलेट कर रहा है, नॉर्मली हमारे पास आता था मेडिकेशन से रिलीव हो जाता था, पर इस बार आज क्या हुआ है, वो मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा। इसके अलावा, हमने क्या किया था, उसको, अभी लेटर बड़ा है तो आपको मेन मेन चीजें उठाना है। ही हैड स्पाइनल एक्सरे 1 ईयर अगो, जिसके अंदर नैरोइंग आई थी और साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो
बस बिल्कुल सिंपल, ये सबसे बेस्ट वर्ड है अंडरवेंट। जब भी कोई सर्जरी हो रही है, सर्जरी हो रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अंडरवेंट इज द बेस्ट वर्ड। सो ही अंडरवेंट, क्या करवाया था, ही अंडरवेंट अ स्पाइनल एक्सरे। कोई भी एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, हमेशा अंडरवेंट वर्ड कोई वोज नहीं लगाना, सीधा एक्टिव में सेकंड फॉर्म, ही अंडरवेंट स्पाइनल एक्सरे 1 year ago विच शोड नैरोइंग ऑफ, जो भी रीजन दे रखा था, एंड ऑल्सो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो भी रीजन दे रखा था इन, जो भी रीजन दे रखा था L5 L6, तो L5 L6 यहाँ पे फिट कर देना। सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री खत्म। ऑन फर्स्ट विजिट क्या हुआ था, ऑन 23rd February 2007, तो फर्स्ट विजिट को लिख देते हैं 23rd February 2007। अब ये लेटर, अब छोटी छोटी स्मार्टनेस आपको करनी पड़ती है। जब आपका रेगुलर पेशेंट है तो ये इसकी फर्स्ट विजिट नहीं हो सकती, तो इस वर्ड को गायब कर दो। ऑन 23rd February सीधा लिख दो, ऑन 23rd February 2007 क्या हुआ, ही कंप्लेन्ड ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ लोअर बैक पेन वर्स देन यूजुअल बैक पेन। जो पहले पेन होता था उससे ज्यादा वर्स था। तो मतलब ऑन 23rd February 2000 द पेशेंट, अभी तक रेगुलर बेसिस पे आता था पेन के साथ, मेडिकेशन से ठीक हो जाता था, लेकिन द पेशेंट वॉज हैविंग सिवियर पेन विच वॉज वर्स देन नॉर्मल, विच वॉज वर्स देन यूजुअल पेन, जो उसका यूजुअल। सिंपल कहानी बना रहे हैं हम कि वर्स का मतलब होता है बैड, वर्स वर्स का मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा वर्स था, तो वैसे भी हमें ये वर्ड दे रखा है, हम अपने आप तो बना नहीं रहे। और क्या था, साइड विद रेडिएशन डाउन टू लेफ्ट थाई, सो लेफ्ट साइड पे था, जो लेफ्ट थाई तक जा रहा था। अगर लिखना है तो विच वाज रेडिएटिंग टू लेफ्ट थाई। कुछ भी नहीं करना होता आपको, सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना। कुड नॉट गो टू वर्क, अब ये सारी बातें मत लिखो, टेंडर अराउंड लोअर स्पाइन, बस असेसमेंट लिख दो। एसएलआर अगर लिखना है तो लिख दो, नहीं तो मेन चीज पे आ जाओ। पेन, मेन बात यह है कि लंबर फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंशन को भी तंग कर रहा था, बट हमने बता दिया पेन था, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी तंग कर रही थी, तो पेन के बारे में हमने लिख ही दिया है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंशन में भी दिक्कत आ रही थी, ये वाली लाइन लिख देते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से लाइन चूज कर सकते हो, पर मुझे ये लाइन अच्छी लगी लिखने के लिए, पेन वॉज इनिबिटिंग, तो उसका लेफ्ट थाई वाला पेन था। तो इसके अलावा मैं यही लिखना चाहता हूँ, पेन वाज इनहिबिटिंग, सेम लाइन, कुछ भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, देखो, पेन वाज इनहिबिटिंग लंबर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंशन, कोई भी एक लाइन उठाई जो मेरे को सबसे अच्छी लगी, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसकी एक्सटेंशन वगैरह भी नहीं करो। इनहिबिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, हिज फ्लेक्स, पेन वाज इनहिबिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड, जो भी वहां पे दे रखा है, एंड लंबर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंशन, सो लंबर वर्ड भी लिख देते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो जो चल रहा है। तो ये था, तो इसके कारण से क्या हुआ, देयर फॉर असेसमेंट ऑफ पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब शक है, ही वॉज असेस, अब ये और वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। सो ही वॉज सस्पेक्टेड विद आइदर डिस्क प्रोलैप्स और नर्व रूट इरिटेशन। आपने सिम्टम्स बताए, पेन, सो एट दैट टाइम, मैंने बताया था ना जब कुछ नहीं समझ आए, तो एट दैट टाइम मतलब जिस दिन उसको पेन था 23rd February को, एट दैट टाइम ही वॉज असेस्ड विद आइदर, ओह असेस्ड नहीं है, सस्पेक्टेड, एट दैट टाइम ही वॉज सस्पेक्टेड विद, तो हमको लगा कि शायद इसको ये है कि भाई आज पेन ज्यादा है, तो ही वॉज सस्पेक्टेड विद आइदर, जो भी दे रखा है, डिस्क प्रोलैप्स और नर्व रूट इरिटेशन, सेम सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम, और वर्ड जरूर लगाना है। इसके लिए कोई दवाई दी, तो हमने कहा बेड रेस्ट लो और पैरासीटामोल लो, ठीक हो जाओगे। ठीक है, सो ही वॉज सस्पेक्टेड विद दिस, फॉर विच पैसिव, अब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म ही चल रही है बस बार बार, फॉर विच हमारे द्वारा एडवाइस किया गया, ही वॉज एडवाइज टू टेक पीसीएम 2 times एंड पीसीएम पैरासीटामोल दिए शायद, एंड बेड रेस्ट, हमने कहा कि बेड रेस्ट करो, और ही वाज एडवाइज्ड टू टेक पैरासीटामोल एंड बेड रेस्ट। अब सब्जीक्वेंट विजिट में क्या हुआ, अगर आप देखोगे चेंज नहीं हुआ, बैक पेन चेंज नहीं हुआ, पेन ना ना ही कम हुआ ना ही ज्यादा हुआ, मतलब दवाई खाने से पेन बढ़ा भी नहीं, कम भी नहीं हुआ।
मूवमेंट में अभी भी दिक्कत थी, कोई सिम्टम इंप्रूव नहीं हुआ, लेकिन वर्सनिंग भी नहीं हुई, इंप्रूव भी नहीं हुआ, वर्सनिंग भी नहीं हुआ। तो हमने कहा कि तुम ट्रीटमेंट सेम रखो, लेकिन एनएसिड्स को हमने 2 टाइम्स से 3 टाइम्स बढ़ा दिया। देखो ध्यान से देखोगे तो पहले हमने कहा था एनएसिड्स एंटी इंफ्लामेटरी 2 टाइम्स खाओ, अब हमने कह दिया कि 3 टाइम खाओ, क्योंकि चेंज नहीं हुआ तो हमने सोचा दवाई बढ़ा देते हैं, तो पेन कम से कम, अभी तक पेन कम नहीं हुआ। मतलब आप समझो, पेन तो पहले भी था, अब वो पेन कम भी नहीं हुआ, तो पेन तो अभी भी है। तो हमने कहा चल भाई, तू 2 बार दवाई खा रहा है, तू 3 बार दवाई खा ले। तो प्लीज ओईटी की प्रैक्टिकलिटी को समझो, और इस विजिट को अलग से मत बनाओ, इसमें साथ लिख दो, इस विजिट को अब इसमें ही मिक्स कर दो। ऑन सब्जीक्वेंट विजिट, इसको इसके साथ ही लिख दो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, मतलब बड़ा मत करो। आपको पता है आज आज लंबा जाएगा, तो इसको छोटा करो। ऑन सब्जीक्वेंट विजिट देयर वॉज नो चेंज इन हिज कंडीशन, सो पैसिव वॉइस को एग्जामिनर को इंप्रेशन छोड़ो, सो डोसेज ऑफ एनएसिड्स वाज इंक्रीज्ड। सब कुछ इकट्ठा कर दिया, मतलब वही मेन बात लिखी जो मैं बताना चाहता हूँ, कि सर वो दोबारा आया ऑन सब्जीक्वेंट विजिट तो चेंज हुई नहीं कंडीशन, तो हमने एनएसिड की डोसेज को बढ़ा दिया। इसकी अगली विजिट में जब आप देखोगे 27th को, आज है 29th, 27th को यानी 2 days बैक, तो पेन वैसे ही था, नो चेंज इन पेन, सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम था, सिर्फ इनएक्टिविटी के कारण उसका डायबिटीज वर्स हो गया। तो हमने कंटिन्यू ट्रीटमेंट एज बिफोर, ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन डायबिटीज माइलेटस का उसको रीजन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो छोटा सा लिख दो, 2 days अगो डायबिटीज उसकी, हिज डायबिटीज वाज फाउंड टू बी वर्स ड्यू टू इनएक्टिविटी। सो वैसे ये वाला ना पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले पॉइंट को आप बचा सकते हो डाटा को, बट लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले भी आया था और सिम्टम्स वर्स थे, ऑब्वियसली इन पेन, डिफिकल्टी विद मूवमेंट, नो चेंज इन बैक पेन, लेकिन रेडिएटिंग लेग पेन वर्स हो गया। सो बस ये लिख दो, और 2 days अगो हिज पेन वॉज वर्स एंड ऑल्सो हिज पेन गोट वर्स। 2 days ago his pain got worse and also his diabetes, डायबिटीज को क्या हुआ, तो कोई वर्ड दे रखा है इनएक्टिविटी के कारण मेकिंग डायबिटीज सिम्टम, एंड ऑल्सो कुछ जहाँ पे लाइन नहीं बना रही है सेम लिख दो, ऑल्सो इनएक्टिविटी मेड हर डायबिटिक सिम्टम्स, बिल्कुल सेम लिख दो, कोई भी ग्रामर में पंगा मत लो। बस अब आ जाओ मेन लाइन पे टुडे। अगर आपको 5 पैराग्राफ्स बनाने पड़े तो अब ये छोटा पैराग्राफ बना है, तो मैं ऑन सब्जीक्वेंट विजिट के साथ इसको मिक्स कर देता हूँ, इसको ये, और अब ये टुडे का बना देता हूँ। तो ये मेरी मर्जी है, 4 बनाने हैं पैराग्राफ, मेरे लेटर सुंदर लगना चाहिए। तो ये छोटा पैराग्राफ, फिर ये छोटा पैराग्राफ, 23 फरवरी 2 विजिट्स को इकट्ठा कर दिया, और टूसडे विजिट, आज की विजिट सबसे अलग, ये सबसे इंपॉर्टेंट, टुडे ही हैज प्रेजेंटेड विद, तो आज को देख लो, पेशेंट ने हमें अपने घर पे बुलाया है क्योंकि पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, एंड पेन इज नॉट रिलीव्ड बाय एनी मेडिकेशन, सो इसी मेन बात को टुडे, अब ही हैज प्रेजेंटेड नहीं, हम उसके घर गए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब भी होम विजिट होती है तो पैसिव वॉइस बन जाता है, ही हैज बीन विजिटेड एट हिज होम एज हिज पेन got severe and इट इज, अब मैंने टेंस को मिक्स किया है, टेंस को मिक्स किया क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, क्योंकि हमने उसके घर विजिट किया क्योंकि उसका पेन सिवियर हो गया था, एंड अगर चलो टेंस को कंफ्यूज नहीं करना तो हैज ही लिख दो, हैज गॉट सिवियर एंड इट इज नॉट रिलीव्ड बाय मेडिकेशन। देयरफॉर अब बस, अगर कोई और बात लिखनी है, मेन बात यह है कि एसएलआर का मतलब है स्ट्रेट लेग रेज, कि अपनी लेग को 10 डिग्रीज पे उठा पा रहा है, मतलब मूवमेंट बिल्कुल कम हो गई है, ठीक है, और ग्लूकोज भी बढ़ गई है, ठीक है, तो मतलब मेन बात यही है, पेन इज नॉट रिलीव्ड बाय मेडिकेशन, ऑल्सो हिज डायबिटीज हैज गॉन वर्स, ऑल्सो he is unable to get out of bed, and his SLR score is ओनली 10 डिग्री, सिर्फ 10 डिग्री है, मतलब लेग को तो मूव ही नहीं कर पा रही। देयर फॉर असेसमेंट ऑफ, जो मेन प्रॉब्लम थी,
नर्व रूट कंप्रेशन, यही लिखा था, नर्व रूट कंप्रेशन, और क्या लिखा था, एंड डिस्क प्रोलैप्स, एंड डिस्क प्रोलैप्स has been made for which your expertise is highly required. प्लीज इस लेटर को अच्छे से सुनना, आपको कभी भी विजिट लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा लेटर आपके सामने है, बस इतना सा लिखना होता है। ये पैटर्न है, आपको पैटर्न में फिट करना होगा। मेन मेन बातें, अगर आपको सर मैंने तो गलती से ये वाली बात डायबिटीज की बात ही नहीं लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लो मैं भी गायब कर देता हूँ। मेन टॉपिक यही है, बैक पेन बढ़ता ही जा रहा है, बैक, ये मेन टॉपिक है कि बैक पेन बढ़ता जा रहा है, तो नर्व रूट कंप्रेशन और डिस्क प्रोलैप्स हमारा मेन टॉपिक है, तो डायबिटीज हमारा मेन टॉपिक नहीं है। सो अगर नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वहां पे आपका डाटा भी सेव हो जाएगा और देखना सब कुछ बैलेंस भी हो जाएगा। देयर वॉज नो चेंज इन कंसिडरेशन 2 days ago हिज पेन गोट वर्स। इस लाइन की भी इतनी जरूरत नहीं, अगर मैं इस विजिट को गाइड भी कर दूं और इनको लिख दूं ऑन सब्सिक्वेंट विजिट्स, ये लो, ये सब इकट्ठे कर दिया, 2 विजिट इकट्ठी कर दी ऑन सब्सिक्वेंट विजिट्स। और अगर इसको पैराग्राफ छोटी लाइन बनी है तो इसमें मिक्स ही कर देता हूँ, फिर टुडे की अब 4 पैराग्राफ बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन अगेन, मेन क्या है, प्लीज समझो, मेन क्या है ये, मेन क्या है, टुडे ही हैज बीन विजिटेड, ये पैसिव वॉइस, हमारे द्वारा विजिट किया, जब भी होम विजिट होगी तो पैसिव बन जाएगा, हमारे द्वारा विजिट किया गया है, हैज बीन विजिटेड। पेन अपने आप सीवियर हो गया तो हैज गोट, इट इज नॉट रिलीव्ड बाय मेडिकेशन, ही इज अनेबल टू गेट आउट ऑफ बेड, therefore assessment of this has been made for which your expertise. So please listen to this video again and again for the grammar thing, for the grammar part, and also टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट ओईटी, कि बिल्कुल बेसिक्स पे चलना, डरना नहीं है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। अब देखो, जो ये भी लिख के आएगा उसके मार्क्स बल्कि ज्यादा आएंगे, क्योंकि वर्ड काउंट कंट्रोल में है। मैंने क्या किया, 2 विजिट्स को इकट्ठे कर दिया, एस लगाया ऑन सब्सिक्वेंट विजिट, देयर वाज नो चेंज इन कंसिडरेशन सो डोसेज ऑफ मेडिकेशन। लेकिन आज मेन बात तो है, आज उसके घर पे विजिट किया गया है क्योंकि उसका पेन वर्स हो गया है, और ये मेडिकेशन से ठीक भी नहीं हो रहा, मतलब एनएसएड को बढ़ा भी दिया था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। अब तो वो बेड से भी नहीं हिल पा रहा। मेन बात ये जानना चाहता है आपसे न्यूरोलॉजिस्ट, कि ऐसा भी क्या, ऑर्थोपेडिक सर्जन ये जानना चाहता है ऐसा भी क्या हो गया। तो सर आज तो वो उठ भी नहीं पा रहा, मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया और घर पे बैठा है, और पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है सर, तो हम आपके पास भेज रहे हैं। सो फॉर विच योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड। एंड बस ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, एम्बुलेंस से भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, डॉक्टर को क्या मतलब, डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। तो मतलब ये लाइनें आपको जान के तंग करती हैं, जहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो प्लीज सब कुछ नहीं लिखना। अगर टुडे विजिट सबसे इंपॉर्टेंट विजिट है, बाकी आप विजिट को बहुत छोटा कर सकते हो कि नॉर्मल पेन के साथ आता है। मतलब अगर मैं चाहता, इफ आप में से कोई बाय चांस, इफ आप में से कोई इसमें से ये वाला पैराग्राफ कम कर देता है कि मिस्टर एक्स, ये मैं इसलिए बताना चाहता था कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो मेरे को ये था कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को पता होना चाहिए ऑस्टियोआर्थराइटिस है और नैरोइंग है और साथ में स्पाइनल, इसलिए मैंने इसको ज्यादा तवज्जो दिया, इसको कम इंपॉर्टेंस दी। तो मेरे मैंने इस पैराग्राफ को इसलिए इंपॉर्टेंस दी क्योंकि लॉजिकल मुझे ज्यादा अच्छा लगा, कि वैसे भी लोअर बैक पेन से आता रहता है सर, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज्यादा है, मेडिकेशन भी दे दी है, और सब्जीक्वेंट विजिट भी कंडीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे चेंज की जगह आप इंप्रूवमेंट वर्ड लिख दो और भी अच्छा है। देर वॉज नो इंप्रूवमेंट, मेन बात तो ये है सर, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो हमने मैसेज, हमने डोसेज को बढ़ा दिया है। फिर हमने कहा है कि आज वो घर पे आया क्योंकि पेन तो सर बहुत ही, तो मैं वो बातें लिख रहा हूँ जिससे डॉक्टर को पता लगे, अच्छा अच्छा ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, अच्छा इसलिए मेरे को तंग कर रहे हैं। क्योंकि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन, इतना बड़ा सर्जन, जानना चाहता है कि वो मेरे पास आने के लायक भी था या नहीं था, कि सच में प्रॉब्लम बड़ी थी या नहीं थी। सो दिस इज व्हाट ओईटी इज ऑल अबाउट, दिस इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ ओईटी कोचिंग। प्लीज इस लेटर को अच्छे सुनना, अगर मतलब आप सुनोगे ना, अगर आप एक बार सुनोगे तो आपको लगेगा आ गया, आप 2 बार सुनोगे आपको अच्छे से समझ आएगा, बेसिक समझ आएगा कि अच्छा ये देखना होता है, ये देखना होता है। जब आप तीसरी बार सुनोगे तब आपको ग्रामर दिखाई देगी, पहली 2 बारी में तो ग्रामर दिखाई भी नहीं देगी, जब आप चौथी बार सुनोगे तो ग्रामर याद हो जाएगी। तो अगर आपको सच में पास होना है तो ये करना पड़ेगा। और कोई अगर ये वाला लेटर अगर सुन लिया तो ग्रामर हमेशा के लिए याद हो जाएगी, आने वाले सारे लेटर में आपको ही कंफर्टेबल रहोगे। सो एक बार मेहनत करने से आने वाला सारा टाइम इजी हो जाता है। सो दिस इज द ओनली एंड द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू एज पर द एक्सपीरियंस वी हैव ऑफ अ डिकेड। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर BKM Institutes. Please subscribe our channel if you have not. Call us right away for the best OIT coaching. Thank you.